तो अब यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के बाद आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट सीरियस प्रिपरेशन एपीएफसी एग्जाम की स्टार्ट कर चुके हैं। अब आप में से जो बच्चे नए प्रिपरेशन में आए हैं, उन्होंने जब सिलेबस देखा होगा तो उनके मन में अभी डाउट आया होगा कि यार इतना बड़ा सिलेबस, कौन से कंपोनेंट्स को पहले पढूं, कौन से कंपोनेंट्स को बाद में पढूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और कौन सा कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिसको मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये सब आपके मन में डाउट आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताने की कोशिश करूंगा जिनको आपको किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करना है, जिनकी प्रिपरेशन आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एडुटेप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड है फॉर एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन, बट आपको डाउट है कि भाई इनका कोर्स कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है चेक करने के लिए। ये सॉल्यूशन है डेमो कोर्स। आप हमारे डेमो कोर्स में आके हमारे कोर्स की क्वालिटी चेक कर सकते हैं और 1 रुपया पे करके आपको 48 घंटे का हमारा मेन कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारे पास एक स्पेशल सेल ऑफर भी है, वन टाइम सेल का, जहां पर हम आपको 56% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन आवर एपीएफसी कोर्सेज। आप इसको भी चेक कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई हमारे एपीएफसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं और हमारी प्रिपरेशन का डिफरेंट कंपोनेंट्स की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। कौन सा कंपोनेंट हमें पहले प्रिपेयर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट हमें बाद में प्रिपेयर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो हमारा ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, और फिर कौन से ऐसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दोस्तों वैसे तो एपीएफसी एग्जाम में कोई ना कोई कंपोनेंट हर बार ऊपर नीचे होता रहता है, बट फिर भी दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो हर बार आपको हाई दिखेंगे, जिनके ऊपर आप कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हम ये डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका राइट ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, कि आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई पुराने एग्जाम्स की एनालिसिस क्या कहती है। अगर आप खुद कर लेते हैं बहुत बढ़िया, बट अगर आपने नहीं करी है पुराने एग्जाम्स की एनालिसिस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर आर 7 कंपोनेंट्स जहां पर टाइम ठीक ठाक इन्वेस्ट करके रिटर्न अच्छा मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि नीचे वाले जो मीडियम प्रायोरिटी या फिर लास्ट प्रायोरिटी वाले कंपोनेंट है यहाँ पर आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। बट मेरी बात ये है कि भाई अगर आप एक एवरेज टाइम लगा रहे हो, मतलब किसी कंपोनेंट पे आप 25 दिन लगा रहे हो 2 घंटे डेली, किसी कंपोनेंट पे आप 60 घंटे लगा रहे हो या फिर 70 घंटे लगा रहे हो, तो क्या आपको उतनी पैरेलली आउटपुट मिल जाएगी? क्या आप उतना रिटर्न वहां पर ले पाएंगे? और किसी कंपोनेंट पे आप 100 घंटे लगा रहे हो, 150 घंटे लगा रहे हो, तो क्या वहां पर आपको वही अगेन 70 घंटे वाली आउटपुट मिलेगी? तो हम ये डिस्कशन करेंगे। तो सो यहाँ पर 7 कंपोनेंट ऐसे हैं जो मेरी नज़र में टॉप प्रायोरिटी कंपोनेंट है अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम 2026 को क्वालिफाई करने के लिए सोच रहे हो। ये कौन से हैं? इंग्लिश, क्वांट, आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंट्स, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर। ये 7 कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर किसी भी बच्चे को कोई कंप्रोमाइज प्रिपरेशन में नहीं करना, और ये प्रिपरेशन आपकी इन कंपोनेंट्स की टॉप नॉच होनी चाहिए, बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। इन कंपोनेंट्स को आपको पहले भी पढ़ना है और अच्छा भी पढ़ना है, और इनकी रिवीजन भी आपको बार बार करनी है। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हर वक्त टॉप पे होने चाहिए। इन कंपोनेंट्स में आपकी प्रिपरेशन का लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हिस्ट्री, कल्चर, कंप्यूटर, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स आते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर हिस्ट्री एंड कल्चर आपने मीडियम प्रायोरिटी में डाले तो 10 क्वेश्चन एग्जाम में वेट कैरी करता है, आपने इसको मीडियम प्रायोरिटी में क्यों डाला? तो मैंने आपको बताया ना कि भाई हिस्ट्री एंड कल्चर को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, बहुत टाइम देना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट है तो आप शायद मुझसे एग्री करें कि भाई ये हिस्ट्री बहुत वास्ट है। अगर आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बात भी करें ना, तो भी मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर करने में आपको कम से कम 60-70 घंटे लगेंगे। और फिर आप उसमें कल्चर भी ऐड कर देते हैं, तो कल्चर को कवर करने में, ढंग से कवर करने में, अगेन सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्योंकि कल्चर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप 8 तरह के डांस पढ़ते हो, उन सबके फीचर्स हैं। आप इतने सारे टेम्पल के 7 स्टाइल्स पढ़ते हो, उनके अपने फीचर हैं, उनके अपने एग्जाम्पल हैं। आप जो है मुगल आर्किटेक्चर पढ़ते हो, आप जो है पेंटिंग्स पढ़ते हो, आप जो है लिटरेचर पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं कल्चर में। समझने का पार्ट कम है, याद करने का पार्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आपको कम से कम 40-50 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर 120-130 घंटे लगा के अगर आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो उनसे बेटर रिटर्न आपको ऊपर वाले कंपोनेंट्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी, इसलिए मैंने मीडियम प्रायोरिटी में डाला कि भाई पहले ये कंपोनेंट कवर कर लो, अगर फिर टाइम और एनर्जी बचे तो फिर इन पे आ जाना। फिर कंप्यूटर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, फिर सोशल सिक्योरिटी 6 से 7 क्वेश्चन। अब कुछ लोगों का डाउट ये आएगा कि सर सोशल सिक्योरिटी से तो पिछली बार 14 क्वेश्चन आए थे, तो आपने इसको नीचे वाली कैटेगरी में क्यों डाल दिया? तो सो यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन आए थे, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से ओवरलैप कर रहे थे करंट अफेयर से। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपको सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट्स के अंदर नहीं पढ़ना है, आपको एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो कवर हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्ट और कोड की जो वेटेज है वो 67 लिखी है। हमारे 5 एक्ट हो गए: एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफ एक्ट,
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए। इकोनॉमिक्स में पहले क्वेश्चन 2 से 3 आए थे पिछली बार, बट दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगेन दिस कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बाकी यूपीएससी एग्जाम्स की बात करूँ तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। फिर दोस्तों आपकी लास्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टैट, डेवलपमेंटल इश्यूज और रीजनिंग। ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई 3 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और अगेन 3 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आने, तो टोटल 10 क्वेश्चन आपके इस वाले पोर्शन से आने हैं। लेकिन 85 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 आपके टॉप प्रायोरिटी कंपोनेंट से आने वाले हैं, तो ये कंपोनेंट आपकी लिस्ट में टॉप पे होने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो 2 कौन से कंपोनेंट हैं जहां पर तो मैं कहूंगा कि भाई आप कोशिश करिए कि एक भी कंप्रोमाइज ना हो, एक भी कमी ना छूटे। वो 2 कंपोनेंट्स हैं, इंग्लिश एंड करंट अफेयर। दोस्तों क्यों? अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में आपको एक ही कंपोनेंट एग्जाम में फिक्स दिखता है, इससे फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो कोई ऐसा कंपोनेंट है नहीं जहां पर आपको यूपीएससी ने बोला हो कि भाई इस कंपोनेंट से इतने क्वेश्चन पूछेंगे। सिर्फ इंग्लिश, यहाँ से 20 क्वेश्चन आने हैं और 20 क्वेश्चन की वेटेज कितनी होगी? 50 मार्क्स आउट ऑफ 300, 50 मार्क्स आउट ऑफ 300, तो वेटेज हाई हो गई, पहली बात। लेकिन दूसरी बात कि भाई वेटेज के साथ साथ स्कोरिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। अब स्कोरिंग पोटेंशियल से मेरा मतलब क्या है? स्कोरिंग पोटेंशियल से मेरा मतलब ये है भैया कि भाई अगर आप इस कंपोनेंट में 40 घंटे दे देते हैं, तो 40 घंटे पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद इस कंपोनेंट में आप 20 में से इजीली 15 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजीली, कम एफर्ट के साथ। लेकिन अगर आप 40 घंटे देते हैं हिस्ट्री में और कल्चर में, तो 40 घंटे देने के बाद आप 10 में से हार्डली 5 प्लस क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे, इतना भी नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि भाई ये कंपोनेंट ज़्यादा वेटेज भी कैरी करता है और प्लस इस कंपोनेंट में स्कोरिंग पोटेंशियल भी काफ़ी हाई है। आई हैव सीन पीपल जिनके 20 में से 19 क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं इंग्लिश में। 20 क्वेश्चन वाला भी मुझे बच्चा मिला था, 20 के 20 क्वेश्चन ठीक। हमारे निशांत ओझा जो रैंक 49 लेकर आए थे, उनके 19 क्वेश्चन ठीक थे एपीएफसी एग्जाम में इंग्लिश के। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर इस कंपोनेंट को ढंग से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा आरओआई मिलेगा। और दूसरी बात कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोच लीजिए कि भाई हम कॉन्वेंट बैकग्राउंड के हैं, हमारी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश में कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर काफ़ी डिसेप्टिव भी है। 2025 में बहुत सारे बच्चों को झटका लगा जब वो पेपर सॉल्व करने बैठे एग्जाम हॉल में, क्योंकि इंग्लिश ही बहुत टफ आ गई और बच्चों को ये असम्पशन थी कि भाई 2023 में इंग्लिश काफ़ी ईजी पूछी गई थी, तो इस बार भी इंग्लिश ईजी पूछ लेंगे, लेकिन पूछी नहीं इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पढ़ना भी नहीं सिर्फ प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा। कोशिश करिए कि आपके डेली शेड्यूल का 30 मिनट इंग्लिश को जाए ही जाए, वो भी प्रैक्टिस के लिए। सिनोनिम एंटोनिम 10 जो है सिनोनिम एंटोनिम की पर्ची डाल के जेब में रख ली, कहीं भी मौका मिला याद करी, पर्ची फेंक दी, फिर अगले दिन नई 10 सिनोनिम एंटोनिम की पर्ची बनाई, फिर पढ़ी, फिर फेंक दी, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस पिक कर लिए, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिक कर लिया। ऐसे ऐसी चीज़ों को कवर करो, इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करो। और दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों करंट अफेयर। बहुत बहुत बच्चे इसको जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं, टाइम देते नहीं दे पाते हैं। क्यों? कि भाई हमने बोला कि करंट अफेयर डेली 1 घंटे पढ़ना है, तो अभी लग रहा है कि भाई जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को छोड़ देते हैं, बोरिंग लग रहे हैं, नहीं कवर हो रहे हैं। और बाद में एग्जाम से 10 दिन पहले आता था कि भाई करंट अफेयर पढ़े ही नहीं है, अब सर क्या करें, 3 महीने से हो जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर डेली 1 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि 16 क्वेश्चन तो 2025 के एग्जाम में करंट अफेयर से डायरेक्टली आए थे। लेकिन इसके अलावा भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो पॉलिटी से पूछे गए, साइंस से पूछे गए, कंप्यूटर से पूछे गए, जो कि करंट अफेयर बेस्ड थे। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा जीपीएस टेक्नोलॉजी का, अगर आपने AWACS वाला क्वेश्चन देखा होगा, अगर आपने LLM वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर डायरेक्ट वेटेज भी है और इनडायरेक्ट वेटेज भी है। कम से कम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड भी आपको देखने को मिल रहे हैं। 16 डायरेक्टली, 40 क्वेश्चन हो गए, 300 में से 40 मार्क्स हो गए, और 4 से 5 क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी। तो यहाँ पे ये 2 कंपोनेंट आपके पेपर का 1/3 पोर्शन बना रहे हैं, लगभग 1/3 पोर्शन, 100 नंबर, 90 नंबर। तो इन कंपोनेंट्स पे दोस्तों हमें बिल्कुल भी डाइल्यूट अपनी प्रिपरेशन को नहीं करना है, हमें ऑन द टोज रहना है। इसके अलावा क्वांट इंपॉर्टेंट है, 12 से 13 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं, आईआर एंड लेबर लॉ से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। 2023 में आईआर एंड लेबर लॉ से 17-18 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन आईआर में भी आपको जो है लेबर लॉ, लेबर कोड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अकाउंट्स पता है कि भाई 10 क्वेश्चन आने ही आने, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, स्कोरिंग पोटेंशियल भी हाई है। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन प्लान करिए, भाई आप स्मार्ट अप्रोच फॉलो करें। देखो मैं बहुत कड़े शब्दों में बोलूँगा, और मुझे सॉरी जो है मैं पहले ही बोल देता हूँ आपसे कि अगर आपको मेरे शब्द बुरे लगें तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। बट मेरे शब्द ये हैं कि सब कुछ प्रिपेयर आप कर नहीं सकते, ना ही आपसे सब कुछ प्रिपेयर हो सकता है,
और ना ही सब कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, आप सब कुछ प्रिपेयर कर नहीं सकते, सब कुछ आपसे प्रिपेयर होगा भी नहीं और सब कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो कर रहे हो ढंग से करो और स्मार्ट जो है गेम खेलो इस टाइम पर, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और अगर आप हमारे कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हो, मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। मास्टर कोर्स है, कंप्रेहेंसिव कोर्स फॉर द बिगिनर, एसएससी, रेगुलेटरी बॉडी स्टूडेंट, सिविल सर्वेंट वालों के लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज है बिगिनर जो है जिसने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और वन टाइम ऑफर चल रहा है आपके लिए पास 56% का, जिसको आप अवेल कर सकते हो। आज रात 12 बजे तक आपके पास ये ऑफर है। तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।